Today's lecture is about Minto Morley reform, 1909. We will also talk about Muslim League and we will also talk about Lucknow Pact. ठीक है? But before we begin, we have to understand two or three things. ठीक है? जो मिंटो मॉर्ली रिफॉर्म है तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स एंड वाइस रॉय दोनों के नाम होंगे. ठीक है? तो पोजीशन किसका बड़ा है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स या वाइस रॉय? Secretary of State. सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स. इसका पोजीशन बड़ा है, राइट. और वाइस रॉय. तो अब जो भी रिफॉर्म आएगा ना, ये सारे एक्ट हैं. ठीक है? तो पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का नाम होगा, उसके बाद वाइस रॉय का नाम होगा. ठीक है? तो यहां पे आपको क्लैरिटी मिल गई. क्लैरिटी मिल गई, राइट. सो हु इज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट? लॉर्ड मिंटो. एंड हु इज वाइस रॉय? मॉर्ले. ठीक है? इनका खुद का अपना इंडियन काउंसिल है जिसमें 15 लोग हैं. ठीक है? इनका भी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल है. ठीक है? इसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल को कहते हैं गवर्नर जनरल्स काउंसिल. ये लोग तो गवर्नर जनरल नहीं थे ना 1857 तक. वाइसराय तो 1858 के एक्ट से आए. ठीक है? वाइसराय का मतलब था रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन. इनकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसको सब जहां गवर्नर जनरल काउंसिल ही लिखा गया है. ठीक है? तो इस बात को ध्यान में रखिएगा. ठीक है? तो इसमें पहले 4 लोग थे. ठीक है? धीरे धीरे ये एक्सपैंड होता है. ठीक है? ये सब आपको एग्जाम में नहीं आएगा, मैं समझने के लिए बता दे रहा हूं. ठीक है? यहां तक समझ में आया? देखिए, लॉर्ड कर्जन, 1899, 1905. देखिए, इतना डिटेल में हिस्ट्री तो हमें भी नहीं पढ़ाया गया था जब हम लोग जनरल कोर्स कर रहे थे, पर आपको मैंने बता दिया है. ठीक है? ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो. ठीक है? तो डिसीजन कब लिया था? 1903 में. डिवीजन ऑफ बंगाल. ऑफ बंगाल. ठीक है? डिसीजन हुआ था. डिसीजन. ठीक है? इसका प्रोक्लेमेशन कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905. जब से डिसीजन हुआ तब से इसका क्या हुआ? विरोध चालू हो गया, प्रोटेस्ट. दिस प्रोटेस्ट वाज स्वदेशी मूवमेंट. ठीक है? इस प्रोटेस्ट में क्या हुआ? कांग्रेस में जो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स थे उनके बीच में डिफरेंसेस शार्प हो गए.
इन्होंने बोला कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, इन्होंने बोला स्वराज। ठीक है, यहां तक समझ आया? ठीक है, तो 16 अक्टूबर 1905 में प्रोक्लेमेशन हो गया, तो एक्सट्रीमिस्ट के प्रेशर से रिजोल्यूशन पास हुआ बनारस सेशन में। 1905। ठीक है, रिजोल्यूशन ऑन स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, बनारस सेशन में प्रेसिडेंट कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट क्या कह रहे थे कि नहीं, रिजोल्यूशन मत पास करो, हमारा ऑफिशियल स्टैंड होना चाहिए कि हम लीड कर रहे हैं स्वदेशी मूवमेंट। देश का सबसे बड़ा पार्टी क्या है? कांग्रेस, और कांग्रेस शुड लीड स्वदेशी मूवमेंट। तो ये एक्सेप्टेबल नहीं था कांग्रेस को, मॉडरेट्स को। वाई? बिकॉज दे वेर वेटिंग फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म प्रॉमिस टू देम। ठीक है, 1885 से 1905 ये मॉडरेट्स का फेज है। ठीक है, तो यहां पे तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म उनको प्रॉमिस किया गया था। ठीक है, तो वो उसके लिए वेट कर रहे थे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म का मतलब क्या था? जैसे जो अदर कॉलोनीज है, ठीक है, कनाडा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, उसके तरह जो लोकल नेटिव हैं उनको भी पार्टिसिपेशन मिले। पार्टिसिपेशन इन व्हाट? इन द एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, उनको पार्टिसिपेशन या रिप्रेजेंटेशन मिले, पब्लिक को रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, पर ये देखेंगे हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, बट व्हेन कांग्रेस विल टॉक अबाउट सेल्फ रूल, स्वराज एंड रिप्रेजेंटेशन, विल इट नॉट अलार्म द ब्रिटिशर्स? क्या ब्रिटिशर्स को टेंशन नहीं होगा? बताइए मुझे। बताइए ना मुझे, टेंशन होगा या नहीं होगा ब्रिटिशर्स को? अरे देखो, मैंने एक गलती कर दी है। ठीक है, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म में हमेशा ये कंफ्यूजन कर देता हूँ। इट्स मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, आप में से कोई बोला भी नहीं मुझे। ये हमेशा, ये मेरे से अक्सर होता है। अ, ये मैं क्या, ये ब्लंडर है। ठीक है, ये एक्चुअली होता है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। ठीक है, नॉट मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स कौन थे? मॉर्ले थे। ठीक है, और वाइसरॉय जो थे वो मिंटो थे। अभी मुझे याद आया, बोलो क्यों याद आया? कि अलार्म जब हो गई कांग्रेस, ठीक है, अलार्म जब हो गई ब्रिटिशर्स बिकॉज ऑफ दिस कांग्रेस एक्टिविटीज एंड स्वदेशी मूवमेंट गोइंग ऑन, देन लॉर्ड मिंटो, ठीक है,
लॉर्ड मिंटो कहाँ बैठे हुए थे? वाइसरॉय थे, ठीक है, वाइसरॉय। सो वेयर वॉज ही सिटिंग ड्यूरिंग समर? कैन यू टेल मी वेयर वॉज इन ही सिटिंग इन समर? वेयर वॉज ही स्टेइंग? शिमला, कलकत्ता। शिमला, ठीक है। इट वॉज विंटर, इट वॉज समर कैपिटल ऑफ ब्रिटिशर्स, शिमला, ठीक है। तो शिमला में बैठे हुए थे। शिमला इज अ टाउन विच इज डेवलप्ड बाय ब्रिटिशर्स, ठीक है। मसूरी इज अ टाउन विच इज डेवलप्ड बाय ब्रिटिशर्स, ठीक है। मैक्लॉडगंज इज अ टाउन विच इज डेवलप्ड बाय ब्रिटिशर्स। रानी खेत, ये जितने भी आपके हिल स्टेशन है ना, ये कंसेप्ट आया है ब्रिटिशर्स से, ठीक है। इट हैज बीन डेवलप्ड बाय देम। सो लॉर्ड मिंटो ही वाज सिटिंग इन शिमला इन समर। तो एक ग्रुप आया मुस्लिम्स का इनसे मिलने। आया क्या, इन्होंने ही बुलवाया होगा, ठीक है, आगा खान के नेतृत्व में, ठीक है। और ये कब की बात है? 1906, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको बताया बनारस सेशन के बारे में। 1905 कांग्रेस बनारस सेशन, रिजोल्यूशन पास कर दिया स्वदेशी मूवमेंट के उसमें। तो इन्होंने समर में बुलाया आगा खान को। आगा खान वॉज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मुस्लिम्स, ठीक है। और आगा खान को बोला कि भाई तुम लोग सिर्फ सोता रहेगा, कांग्रेस देखो कितना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन बना लिया है। तो आगा खान बोला सर हम लोग को भी है ना, मुस्लिम्स को भी रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। और सेपरेट इलेक्टोरल के बारे में डिमांड किया। सेपरेट इलेक्टोरेट, एनी आइडिया व्हाट इज सेपरेट इलेक्टोरेट? एनी आइडिया व्हाट इज सेपरेट इलेक्टोरेट? यस सर, फॉर देखो, ये मान लो मेरा इंडिया है। फाइल लेके आओ तो। सर elect separate constituency for the Muslim and Hindu. हाँ देखो, नहीं नहीं, यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट का बात किया। मान लो ये कोई कॉन्स्टिट्युएंसी है, ठीक है, लोकसभा सीट है, ठीक है। ये मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट रिजर्व रहेगा, ठीक है, ठीक है। उस समय इसको कहा जाता था इंपीरियल काउंसिल, ठीक है। तो उनके लिए रिजर्व रहेगा। तो इसमें जो आदमी इलेक्शन कंटेस्ट करेगा वो मुस्लिम होगा, और जो इसको वोट करेंगे वो भी मुस्लिम होंगे। वोटिंग राइट शुड ओनली बी गिवन टू मुस्लिम इन दिस रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्युएंसी, ठीक है। आप बोलोगे कि सर इसमें क्यों डिमांड नहीं होगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो उस समय प्रॉब्लम इसलिए नहीं होगा क्योंकि वोटिंग राइट वाज नॉट गिवन टू ऑल, ठीक है। तुम कोई कंट्री बता सकते हो दुनिया में जिसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में वोटिंग राइट सबको एक साथ दिया, irrespective of their income and education? Can you tell me a country in the world which has given voting right to all its citizens simultaneously? यूनाइटेड स्टेट्स। इंडिया। इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स। बड़ा तुम ये बोल रहे हो, टेक प्राइड इन इंडिया। 1947 में है ना, यूनाइटेड स्टेट में अगर आप पैदा होते और ब्लैक होते तो आपको वोटिंग राइट नहीं था, ठीक है। भूल जाओ वोटिंग राइट के बारे में। 1947 में सिर्फ एक कंट्री थी वर्ल्ड में, सिर्फ एक कंट्री जिसमें सारे सिटीजन को वोटिंग राइट मिले। ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड इन 1947, ठीक है। ऑल सिटीजन गॉट वोटिंग राइट।
अरे यूएस इसके बाद 15 साल बाद किया है, 1963 के आसपास। ठीक है। तो लोग पूछते हैं ना कि गांधी जी ने किया किया, तो गांधी जी ने सारे सिटीजन को एम्पावर किया, ये बताना। दुनिया में अकेला कंट्री था जहां मेल फीमेल लिटरेट इलिटरेट रिच एंड पुअर ऑल गॉट वोटिंग राइट इन 1947। सबको मिल गया पहला इलेक्शन 1952। अब बोलो सर 1947 क्यों बोल रहे हैं आप? भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई थी 26 जनवरी 1948 को, जाके हमने अडॉप्ट कर लिया, किया ना। पर बन तो रही थी कॉन्स्टिट्यूशन, तो फ्रीडम के साथ ही ये डिक्लेयर था कि हम लोग सबको वोटिंग राइट मिलेगी। ठीक है। तो राइट नॉट गिवन टू ऑल, तो इसमें ज्यादा कोई टेंशन था ही नहीं, क्योंकि नॉट एवरी वन वॉज क्वालिफाइंग टू गिव वोट। ठीक है। उस जमाने में आपके पास सर्टेन अमाउंट ऑफ लैंड टैक्स आप पे करते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, तभी आपके पास वोटिंग राइट्स थे। ठीक है। इनकम टैक्स वॉज ए क्राइटेरिया फॉर यू टू गिव वोटिंग टू हैव वोटिंग राइट्स। ठीक है। तो आगा खान के नेतृत्व में बोला, और क्या आर्ग्यूमेंट रखा? आर्ग्यूमेंट रखा कि हमारा न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ज्यादा है मुस्लिम्स का, इसीलिए बार बार न्यूमेरिकल्स को लेकर के इशू होता है मुस्लिम्स के। ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट है ना, ब्रिटिशर्स ने ही स्टार्ट किया है। ठीक है। और तब से सारी पार्टी, जो जो भी पार्टी पावर में आई, उसने मुस्लिम्स को अपीज किया, और इससे डिवाइड होता है। हम किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, तो उसके एस्पिरेशंस बढ़ेंगे या घटेंगे? बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो कभी कभी बहुत ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। तो इस चीज को याद रखिए कि ये जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स है ना, यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है। न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, ज्यादा है, और दूसरा हमारी लॉयलिटी है, ये आर्ग्यूमेंट है। तो लॉर्ड मिल्नो बोले कि वो सब तो ठीक है बेटा, तुम लोग भी कुछ करो, अपना संगठन बनाओ। ठीक है। तो मुस्लिम लीग बनता है दिसंबर 1906 में, फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। तो इस फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग में 30 दिसंबर, ठीक है, को मुस्लिम लीग बनता है 1906 में। ठीक है। तो इस मुस्लिम लीग में जब बनता है, तो कौन कौन मेन रोल प्ले करता है? आगा खान तो करते ही हैं। आप अभी भी सर्च करोगे ना, तो आगा खान मिल जाएंगे इंडिया में आपको। एक आगा खान इज नॉट एक्चुअली ए नेम ऑफ ए पर्सन, इट्स पोस्ट ऑफ ए पर्सन। ठीक है। तो आगा खान, ठीक है, उस समय आगा खान वो स्पिरिचुअल लीडर, वो आगा खान के नाम से ही फेमस रहे। ठीक है। जैसे अयतुल्ला खोमानी है ना ईरान का, उसी तरह आगा खान है। ठीक है। तो आगा खान प्लस नवाब सलीमुल्लाह, नवाब सलीमुल्लाह। आप मुझे बता सकते हैं कि ये नवाब सलीमुल्लाह कहाँ के होंगे? नवाब सलीमुल्लाह कहाँ के थे? ढाका के नवाब थे। पाकिस्तान। ठीक है। ढाका, तभी ढाका था, पाकिस्तान बनना टाइम है। ठीक है। एक चीज हमेशा रखो याद, जो पाकिस्तान है ना अभी का, और बांग्लादेश, इसमें एंटी इंडिया सेंटीमेंट सबसे ज्यादा किधर है?
पाकिस्तान। बांग्लादेश। ठीक है। पाकिस्तान में जनरल पब्लिक को अगर आप यूट्यूब पे इंटरव्यू देखोगे ना तो वो प्रो इंडिया रहता है। ठीक है। उसका एंटी इंडिया स्टेटमेंट नहीं रहता है। अगर इलिटरेट है, गधा है, तो उसका रहेगा। बांग्लादेश का मेजॉरिटी ऑफ लोगों का आप देखोगे एंटी इंडिया सेंटीमेंट है, बहुत ज्यादा। इंडिया पाकिस्तान मैच हो रहा था या इंडिया फाइनल में हारेगा वर्ल्ड कप, T20 अभी चल रहा था ना, कहां पे सबसे ज्यादा स्टूडेंट हल्ला किया कि इंडिया शुड गेट, हु वेयर रिजॉइसिंग द मोस्ट? आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, रील भी देखा होगा, बांग्लादेश। ठीक है। क्योंकि एक्सट्रीमिज्म वहीं पे ज्यादा है। ठीक है। आप ये मत सोचो कि मुस्लिम लीग वहीं पे बना, एक्सट्रीमिज्म वहीं ज्यादा है। केरला सबसे लिटरेट स्टेट है, पर सबसे ज्यादा आईएस में रिक्रूटमेंट इंडिया से, केरल से ही हुआ था। ठीक है। तो कुछ चीजें को आपको समझना होगा कि वहाबिज्म का इन्फ्लुएंस केरला में थोड़ा सा ज्यादा है कंपेयर टू रेस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है। बंगालीज में एक्सट्रीमिज्म ज्यादा होता है। जब जब उनके अंदर नेशनलिज्म का भावना है तो भी ज्यादा होगा, रिलीजियस का भावना होगा तो भी ज्यादा होगा, और जब उनमें कल्चरल रिवॉल्यूशन होगा तो भी ज्यादा होगा। ठीक है। उसका सोशोलॉजिकल रीजन है। ठीक है। उसका रिसेंट, उसके यहाँ कल्चरल रिवॉल्यूशन रिसेंट है, उसकी प्रॉस्पेरिटी भी अभी रिसेंट है, मतलब रिसेंटली डिक्लाइन किया है। ठीक है। और लेफ्ट मूवमेंट भी वहां पे आइडियोलॉजिकल जो भी होता है ना, वो बहुत स्ट्रांग होता है, मॉडरेट नहीं होता है। ठीक है। मॉडरेशन आप देखोगे कि बिहार में ज्यादा मॉडरेशन है कंपेयर टू बंगाल, बहुत ज्यादा मॉडरेट है बिहार का पब्लिक। ठीक है। उसका भी रीजन अलग है। ठीक है। क्योंकि बिहारीज में सेंस ऑफ सब नेशनलिज्म कम है, सब नेशनलिज्म। ठीक है। नेशनलिज्म नहीं, सब नेशनलिज्म। ठीक है। तो बांग्लादेश के नवाब थे नवाब सलीमुल्लाह। ठीक है। इनके अलावा और दो लोग थे, दूसरे थे नवाब मोहसिन उल मुल्क। ठीक है। आपको एग्जाम में आता है नवाब सलीमुल्लाह के बारे में, रट लेना। ठीक है। हु फॉर्म्ड मुस्लिम लीग? तो नवाब मोहसिन उल मुल्क भी आदमी थे, और दूसरे नवाब वकार उल मुल्क। ठीक है। तो इन लोग को मुस्लिम लीग बनाया, और 30 दिसंबर को आपको मैं भी बताया हूं कि जो भी कांग्रेस का सेशन होता था ना, 30 दिसंबर को ही होता था, जहां भी होता था। और 31 को न्यू ईयर मनाता था, 4-5 दिन मजा करता था और निकल जाता था। ठीक है। उसको टी पार्टी मूवमेंट भी कहा गया है। ठीक है। तो इसको भी बनाया गया 1906 में। क्यों बनाया गया? क्योंकि लॉर्ड मिंटो को पता था कि करजन भैया बोल के गए हैं कि कांग्रेस का डिमाइस करना है। ठीक है। अब ये लोग जब मुस्लिम लीग बनाया, मुस्लिम लीग बनाया, तो इसका कुछ क्या करेगा, पर्पस भी होगा, पब्लिक पर्पस। ठीक है। तो व्हाट वाज इट्स ऑफिशियल स्टैंड? टू प्रीच मुस्लिम्स टू बी लॉयल टू ब्रिटिश क्राउन। ठीक है। दूसरा पर्पस क्या था? टू कीप मुस्लिम्स इंटेलेक्चुअल्स अवे फ्रॉम कांग्रेस। ठीक है। Why away from Congress? Because Congress was having both moderates and extremists, and Congress was demanding things on nationalist line. ठीक है।
और एक्सट्रीमिस्ट लोग भी बहुत हल्ला मचा रहे थे और स्वदेशी मूवमेंट भी स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, तो यहां पर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो कर्जन ने स्टार्ट की वो मिंटो के समय, आप समझ जाओ कि मिंटो के समय वो सफल होता हुआ दिखा है। ठीक है, कांग्रेस भी उस समय डिमांड कर रही थी। लॉर्ड मिंटो क्या थे, समर में मजा लूट रहे थे शिमला में। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स चालाक थे ना, डिवाइड एंड रूल। तो लॉर्ड मिंटो ने समर में बुलाया आगा खान को, और मॉर्ली ने भी बुलाया कांग्रेस में लोगों को लंदन। कहाँ मिलाया, लंदन, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स। सुबह सुबह मैं उठता हूं ना तो मुझे भी याद नहीं रहता है बहुत चीज। ठीक है, आगे पीछे हो जाता है, तो शुरू में जो मैंने गलती की है उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। ठीक है, तो इन्होंने किसको बुलाया, गोपाल कृष्ण गोखले को। ठीक है, ये भी गए। तो इन्होंने भी जब मिलने गए मॉर्ली से तो ये भी कुछ डिमांड करेंगे ना। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि हमें भी सेल्फ रूल मिलना चाहिए, लाइक अदर कॉलोनीज ऑफ ब्रिटिश क्राउन सच एज कनाडा। तो मॉर्ली जी सुन लिए, मिंटो जी सुन लिए। 1907 में क्या होता है, सूरत स्प्लिट होता है ना जी, 1907 में सूरत स्प्लिट। ठीक है, सूरत स्प्लिट होते साथ जो एक्सट्रीमिस्ट हैं they have been thrown out of कांग्रेस। जब एक्सट्रीमिस्ट को थ्रो आउट फ्रॉम कांग्रेस कर दिया है, ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक कहाँ चले गए हैं। देखो आज जो मैं पढ़ा रहा हूं और जो मेरे नोट्स है ना, उसको पढ़ते रहो, सवाल उसी से आएंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं, ये कहानी सुनाने का एकमात्र पर्पस है कि आपको नोट्स इजिली याद हो जाए। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर्स जो मैंने शेयर कर दिए हैं। ठीक है, बीच बीच में गणेश सर भी रिवाइजन, पहले इकोनॉमिक्स आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद गणेश सर भी आपका, इकोनॉमिक्स में आपको ज्यादा नहीं आता है क्वेश्चन। ठीक है, इकोनॉमिक्स में आपको गवर्नमेंट के एक दो प्रोग्राम आते हैं और प्लान से एक दो क्वेश्चन पूछ लेता है, दैट्स इट, ज्यादा नहीं है, मैंने देखा है। तो इकोनॉमिक्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो डिस्कस कर लेंगे सारा आपके साथ, और उसके बाद अगर उनको टाइम मिलेगा तो वो हिस्ट्री के कुछ सेक्शन कवर कर लेंगे, जब तक मैं नहीं आ जाता हूँ। ठीक है, अगर उसकी जरूरत नहीं होगी, पर आप लोग को बता रहा हूँ, हिम्मत दे रहा हूँ कि, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक को मांडले बर्मा भेज दिया। ठीक है, दूसरा, अजीत सिंह भाग गए पर्सिया, मतलब चले गए, एट्रोसिटीज था ज्यादा तो कहाँ जाएंगे, पर्शिया। बिपिन चंद्रपाल रिटायरमेंट ले लिए, रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव पॉलिटिक्स। औरबिंदो घोष, ये बहुत ज्यादा ये थे, क्या कहते हैं, एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, पर इन्होंने क्या किया, इनको भगवान के दर्शन हो गए, बोले हमको लॉर्ड कृष्णा आ गए रात में सपने में। ठीक है, इतना ज्यादा एट्रोसिटीज हो रहा था तो क्या करेगा आदमी। ठीक है, आदमी को सरवाइव करना है तब ना देश को बचाएगा। ठीक है, इन्होंने संन्यास ले लिया। ठीक है, तो यहां पे कांग्रेस को डिवाइड करके ब्रिटिशर्स सक्सेसफुल हो गए, उन्होंने मुस्लिम लीग बना दिया, कांग्रेस से एक्सट्रीमिस्ट को निकाल दिए। तो अब इस दोनों के डिमांड को फुलफिल करना होगा ना। मॉर्ली जी इनसे मिले थे, मिंटो जी इनसे मिले थे,
तो अब इस दोनों का जो डिमांड है उसको फुलफिल करना होगा या नहीं करना होगा? फुलफिल करना होगा। तो उसी डिमांड को फुलफिल करने के लिए आया मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। यहां तक समझे या नहीं समझे आप लोग? समझा सर। थैंक यू नाचू फॉर बीइंग रिस्पॉन्सिव ऑल द टाइम। ठीक है, आप बोलेगा सिर्फ एक का तारीफ कर रहा है, नहीं, एक और लड़का है नानी और एक है बेंगिया ताबुक। ठीक है, आप लोग रिस्पॉन्सिव रहते हैं, थैंक यू। ठीक है, तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आया। ठीक है, तो मैंने आपको बोला कि तभी है ना एक काउंसिल बन चुका था। ठीक है, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। आप लोग को होमवर्क है, किस एक्ट में बना है ये बताना मुझे। ये होमवर्क है, आएगा नहीं, पर ये आप सर्च करो। ठीक है, और इसके डिटेल के बारे में भी नहीं पूछेगा, पर मैं बता रहा हूं ताकि आपको हमेशा समझ में आए। ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल 1909 में आया है। ठीक है, 1919 में आपका अपर हाउस और लोअर हाउस आया है। ठीक है, पहले एक ही हाउस था। ठीक है, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, ये सेंटर में था, इट वॉज एट सेंटर। ठीक है, और दूसरा क्या आया, और स्टेट में क्या होता था? उस समय ज्यादा स्टेट नहीं थे, 8-9 स्टेट थे, तो स्टेट में होता था प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। आप बहुत बार सुने होंगे, लोग बोलता है पब्लिक सर्विस कमीशन, बोलता है ना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन बोलता है। आपने सुना होगा कि मैं बार बार बोलता हूं पीसीएस पीसीएस पीसीएस। तो व्हाट इज दिस पीसीएस? व्हाट द ब्लडी हेल आई एम टेलिंग पीसीएस ऑल द टाइम? पीसीएस मींस, ये मैंने देखा अच्छे अच्छे टीचर को नहीं पता होता है। ठीक है, पीसीएस मींस प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज मतलब स्टेट पीसीएस, स्टेट में जो आप ऑफिसर बनोगे वो क्या है? प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज। ठीक है, और वो लोग क्या बोलता है? स्टेट पीएससी एग्जामिनेशन। भाई ये है, ठीक है, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। आप बोलोगे सर अभी तो देश इंडिपेंडेंट हो गया तो पीसीएस क्यों बोलते हैं? भाई इसका रेटिफिकेशन अभी तक वही चल रहा है जो पुराना वाला है। ठीक है, वो अंग्रेज जो बना गया है वही है, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज ही है, पीसीएस ही है। ठीक है, यूपी में, बिहार में, आपके यहाँ हर जगह वही नियम है। ठीक है, तो इसीलिए हम बार बार बोलते हैं, या आप यूपी बिहार के टीचर को देखिएगा या जो यूपीएससी का तैयारी किया है उसको देखिएगा, वो बोलेगा पीसीएस पीसीएस। तो प्रोविंशियल में भी आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल था। ठीक है, ये वाला बना आपका लेजिस्लेटिव असेंबली, ये वाला जो लेजिस्लेचर काउंसिल था। ठीक है, ये दो भाग में टूटा, अपर हाउस और लोअर हाउस। ठीक है, अब आते हैं कि इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में होता क्या था। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, इसमें 4 तरह के मेंबर्स थे। ठीक है, एक्स ऑफिशियो मेंबर, members those who were member of
imperial legislative council by virtue of holding a office. ठीक है, आप में से किस किस को इसका मतलब समझ नहीं आता है? एक्स ऑफिशियो मेंबर, यू आर मेंबर बाय वर्च्यू ऑफ होल्डिंग ए ऑफिस। अब देखो, आप में से हर कोई शादी के बाद हस्बैंड होगा, ठीक है? बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग ए हस्बैंड यू आर ऑल्सो ए सन इन लॉ। समझ में आया या नहीं आया? कैन यू बी ए हस्बैंड एंड नेवर बी ए सन इन लॉ? ऐसा कभी होगा कि दैट यू आर ए हस्बैंड बट यू आर नॉट ए सन इन लॉ? बोलेगा No, सर मेरा sir. सास ससुर मर गया है। अरे मर गया है तो फिर भी तो आप लेट सास ससुर का सन इन लॉ है। You are member of legislative assembly because you are holding a office that is ex officio member. आप हस्बैंड हो तो किसी ना किसी के सन इन लॉ होगे, ठीक है? आप वाइफ हो तो किसी ना किसी के डॉटर इन लॉ होगे। आप बोलोगे सर मैं पापा बन जाऊंगा तो किसी ना किसी का हस्बैंड होऊंगा। डिपेंड्स, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं सोसाइटी में, ठीक है? आप लिविंग इन रिलेशनशिप में होगे, ठीक है? वेट लॉक के आउटसाइड बच्चा होगा, ठीक है? पर हस्बैंड है तो बाय डिफॉल्ट सन इन लॉ होगा, वाइफ है तो बाय डिफॉल्ट डॉटर इन लॉ होगी। तो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, दोज हु आर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय वर्च्यू ऑफ होल्डिंग ऑफिस। दूसरे थे नॉमिनेटेड ऑफिशियल्स, नॉमिनेटेड ऑफिशियल्स, ऑफिशियल्स, those people who were holding office they also got an opportunity to get nominated, ठीक है? गवर्नर जनरल जो वाइसरॉय है, ठीक है? एंड गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो थे, इसमें से कोई ना कोई तो उसका चापलूस होगा ना गवर्नर जनरल का। तो बोलेगा हुजूर हमको भी नॉमिनेटेड ऑफिशियल्स बना दीजिए। तो इसका पर्पस क्या था? टू मेक द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स चापलूस और सबवर्जेंट टू गवर्नर जनरल, ठीक है? तो उनका क्या होगा कि बहुत ज्यादा वो गवर्नर जनरल की चाटुकारिता करेंगे, तो इसके लिए नॉमिनेटेड ऑफिशियल्स को बनाया। अब तीसरा था नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल्स। देखो, मान लीजिए राज्यसभा में 12 सीट है नॉमिनेटेड मेंबर्स का, है या नहीं है? ठीक है, राज्यसभा में है। एक लड़की है अरुणाचल की जो काफी फेमस हो रही है, चूम दरांग, ठीक है? इसको अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी नॉमिनेट कर दे राज्यसभा के लिए, ठीक है, तो चूम दरांग विल बी प्रो बीजेपी और प्रो कांग्रेस। प्रो बीजेपी। प्रो बीजेपी। उनको नॉमिनेट किया गया है, तो नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल्स कौन होंगे? दे विल बी प्रो ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है? दे विल बी नॉमिनेटेड बाय द वॉइस रॉय, ठीक है? बट दे आर नॉन ऑफिसर्स, नॉन ऑफिसर्स। तो इसमें बोथ इंडियंस एंड नॉन इंडियंस दोनों आएंगे, ठीक है? इंडियन भी आएगा, नॉन इंडियन भी आएगा, ठीक है? तो इसमें ज्यादा कोशिश किसको लाने का किया जाएगा? नॉन इंडियंस, यूरोपियंस होंगे तो उसको ले आओ, ठीक है? इलेक्टेड मेंबर्स, काइंडली स्विच ऑफ योर माइक्रोफोन। ठीक है, अब चौथा था इलेक्टेड मेंबर्स।
ठीक है। अब मान लीजिए आप गोपाल कृष्ण गोखले हैं, तो आप क्या बोलिएगा ब्रिटिश को रिफॉर्म के लिए? बताइए मुझे, किसका सीट बढ़ना चाहिए इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में? किसका सीट बढ़ना चाहिए? एक्स ऑफिशियो मेंबर्स का सीट बढ़ना चाहिए, नॉमिनेटेड ऑफिशियल्स का सीट बढ़ना चाहिए, नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल्स का सीट बढ़ना चाहिए, या इलेक्टेड मेंबर्स का सीट बढ़ना चाहिए? माय डियर स्टूडेंट्स, किसका सीट बढ़ना चाहिए? आप क्या Elected member. Nominated official. एक्स ऑफिशियो। अरे नहीं भाई, गजब आदमी हो। ऑफिसर तो लॉयल ही रहेगा ना ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति। इलेक्टेड मेंबर्स ना, ये ना डेमोक्रेसी हुआ। मतलब तुम लोग कबाड़ा कर दो भाई, इलेक्टेड मेंबर्स का नाम बढ़ेगा, ठीक है। तो ये लोग सब कहता था इलेक्टेड मेंबर्स का बढ़ा दो, ठीक है। अब रिफॉर्म क्या आया देखो, उसका भी मजा लीजिए रिफॉर्म का। तो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल 1909 में, ठीक है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, मिंटो रिफॉर्म। देखो इससे तुमको 2 क्वेश्चन ही आएगा, मैं बता देता हूं, ठीक है। एक ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है, वो मैं बता देता हूं। इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट, इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, फॉर मुस्लिम्स बोल रहा है बेटा, सिख मत घुसा देना, सिख 1919 में आएगा, ठीक है। इसमें मिल जाता है। तो इसमें क्या किया है, इसमें टोटल बनाया 69 सीट्स, ठीक है। 69 में क्या किया, 37 ऑफिशियल्स को दे दिया, ठीक है। 37 निकल गया, 32 बचा, ठीक है। 32 में क्या किया, 5 नॉमिनेटेड कर दिया, 27 इलेक्टेड कर दिया, ठीक है। अब इस इलेक्टेड में भी देखो, इस इलेक्टेड में भी खेल हुआ है, ठीक है। आउट ऑफ दिस 27, 8 वेर रिजर्व्ड फॉर मुस्लिम्स, 2 वेर रिजर्व्ड फॉर लैंडलॉर्ड्स, 4 वेर रिजर्व्ड फॉर ब्रिटिश कैपिटलिस्ट। वो भी इलेक्शन लड़ेगा इंडिया में, क्यों? वो भी कोई ना कोई स्टेट चला रहा है, कोई कोई फैक्ट्री है उसके पास, ठीक है। ओनली 13, ओनली 13 was for general electorate, जनरल इलेक्टोरेट। तो मुझे बताओ इसमें मेजॉरिटी किसके पास हुआ, गवर्नमेंट के पास हुआ या पब्लिक के पास हुआ? 37 तो ऑफिशियल ले लिए, ठीक है, और 13 ही जनरल इलेक्टोरेट वाला है। ये जो मुस्लिम हैं ये आपके होंगे पूरी तरह से, आपने उन्हें अपना बना लिया फेवरेट। लैंडलॉर्ड आपके होंगे, ब्रिटिश कैपिटलिस्ट आपके होंगे, 5 नॉमिनेटेड आपके होंगे। तो कोई फायदा हुआ? नहीं सर। बस 1 घंटा कोई रिफॉर्म हुआ, इससे कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है। और इसमें भी जो जनरल इलेक्टोरेट थे, इसमें वोटिंग राइट सबको नहीं था, वोटिंग
ऑन बेसिस ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, उस समय इनकम टैक्स कितने लोग देते थे, आज कितने देते हो देख लो। आज इंडिया में 3% से लेके 5% पब्लिक इनकम टैक्स देता है। ठीक है, तो उस जमाने में कितने लोग इनकम टैक्स देते होंगे। आप लोग यूपीएससी स्टूडेंट है, तब मैं समझा रहा हूं तो समझने में क्या बोल रहा है, ऑफिशियल मेंबर का सीट बढ़ाना होगा। अब सोचो उस जमाने में कितने लोग को पता था। अभी मैं इतना तोड़ तोड़ के बता रहा हूं तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, उस जमाने में कितने लोगों को समझ में आया होगा। तो इन्होंने बोला रिफॉर्म कर दिया, हमने लोगों को इलेक्ट करने का राइट दिया है। ठीक है, तो यही रिफॉर्म था, कद्दू रिफॉर्म था। ठीक है, यहां तक समझ में आया या नहीं आया। Yes, sir. ठीक है, थैंक यू। आपको एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि वोटिंग राइट किस चीज पे बेस्ड था, इनकम टैक्स। क्या मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट मिला था, यस 1909 सिर्फ मुस्लिम को मिला है। वहां सिख लिख देगा, क्रिश्चियन लिख देगा तो गधा की तरह टिक मार के मत आ जाना। मैं बता रहा हूं बार बार कि सिर्फ मुस्लिम को मिला है तो मुस्लिम को ही मिला है। ठीक है, सिख को मिलेगा 1919 में, बाकी सबको। ठीक है, देखो यहां पे सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स मिल गया। ठीक है, इन एक्सेस टू देयर स्ट्रेंथ। जब पूरे भारत को 13 मिल रहा है तो उनको 8 मिल रहा है, तो एक्सेस टू देयर स्ट्रेंथ नहीं है। ठीक है, इनकम क्राइटेरिया फॉर वोटिंग, फॉर वोटिंग, बट द इनकम क्राइटेरिया फॉर मुस्लिम वॉज केप्ट लोअर, फॉर मुस्लिम लोअर। अपीजमेंट यहीं से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, इसीलिए कोई भी पार्टी आती है तो मुस्लिम्स के साथ ये प्रॉब्लम है कि इनको अपीज करना होगा, नहीं अपीज कीजिएगा। सेंस ऑफ क्या बोलते हैं उनमें कि इंटाइटलमेंट बहुत ज्यादा है कि हमको मिलना चाहिए, हमने आपको जिताया है, इसी कारण उनका कबाड़ा हो रहा है। ठीक है, जो बीजेपी बोल रही है और कुछ लोग का मानना भी सही है कि आपको इतना इंटाइटलमेंट दे दिया गया था ना, तो इसके कारण आपका भला नहीं हो पाया। ठीक है, तीसरा, पावर ऑफ लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर बोथ एट सेंटर, both at center and province and large। आप पूछोगे क्या पावर मिल गया, तो क्या दो राइट्स इनको मिले थे। ठीक है, पास रिजोल्यूशन, आप रिजोल्यूशन पास कर सकते हो। ठीक है, इसको एक्सेप्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा ये डिपेंड करता है गवर्नर जनरल वाइस रॉय के ऊपर। ठीक है, तो उसका वीटो था। ठीक है, प्रेसिडेंट का आज के समय में कोई वीटो नहीं है तो उसका वीटो था। ठीक है, हमारे यहाँ सिर्फ बोलने का वीटो है प्रेसिडेंट को। ठीक है, तो उनका वीटो था। दूसरा था दे कैन आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, आस्क क्वेश्चन, आस्क क्वेश्चन, क्वेश्चन एंड सप्लीमेंट्रीज, पूछ लो जो पूछना है, ये राइट मिल गया था। एंड वोट ऑन सेपरेट आइटम्स ऑफ बजट, नॉट बजट एज ए होल, वोट ऑन सेपरेट आइटम्स ऑफ बजट, नॉट बजट एज ए होल।
ठीक है। ये एक उनको मिला, और एक चीज मिला जिससे आपको क्वेश्चन आता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते हैं, इनका इंडियन काउंसिल होता है 15 लोगों का। वाइसरॉय होते हैं, इनका भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता है। इसको गवर्नर जनरल्स काउंसिल कहते हैं। पहले इसमें 4 मेंबर्स थे, बाद में इसको 8 कर दिया गया था। ठीक है, इस समय 8 है, जब 1909 की बात हो रही है तो 8 है। तो इसमें एक इंडियन मेंबर्स हो सकता है, 1 इंडियन मेंबर्स इसी रिफॉर्म में डाला गया। अब जो इंडियन मेंबर्स होगा वो ब्रिटिश के साथ उसका अच्छा तालमेल होना चाहिए ना। तो पहली बार नॉमिनेट किया गया सत्येंद्र नारायण सिन्हा को। ये वही सत्येंद्र नारायण SN सिन्हा है जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने। ही इज ऑल्सो फ्रॉम बिहार। इज द फर्स्ट नॉमिनेटेड मेंबर टू एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल और वाइस रॉय। यही क्वेश्चन आता है, 2 क्वेश्चन आता है आपको। सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स को कब मिला, और हु इज द फर्स्ट इंडियन टू बी नॉमिनेटेड टू द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय और गवर्नर जनरल काउंसिल। यहां तक समझ में आया तो आपका आज का क्लास का काम हो गया। समझ में आया या नहीं आया? Yes, sir. आया सर। आ गया, थैंक यू सो मच। अब आपको थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूं कि इसके बाद क्या हुआ। ठीक है, देखो 1909 तक का कहानी मैंने आपको बता दिया है इतना सिंप्लीफाइड वे में कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि क्या पर्पस रहा है 1909 का। ठीक है, मेंस में भी आपको समझ में आ जाएगा सारा चीज। अब क्वेश्चन ये है कि इस रिफॉर्म से क्या मॉडरेट्स जो कांग्रेस है अब, ठीक है, और मुस्लिम लीग सेटिस्फाइड हुए या नहीं हुए? आपको क्या लगता है, होना चाहिए था उनको सेटिस्फाइड या नहीं होना चाहिए था? मुस्लिम तो सेटिस्फाई होना, होना चाहिए मॉडरेट्स था। जो हो। कांग्रेस को भी होना चाहिए था। ठीक है, देखो, पर एक बात मैं आपको बता देता हूं, जिंदगी में याद रखना कि किसी को ज्यादा अपीज करोगे ना तो कोई फायदा नहीं होता है। ये बात बीजेपी समझ चुकी है, इसीलिए वो अलग तरह का पॉलिटिक्स खेल रही है। ठीक है, ये बात ब्रिटिशर्स नहीं समझे, पर उनको क्या था, लेना देना कुछ था नहीं, उनको डिवाइड एंड रूल करके निकल जाना था। ठीक है, अब देखो हुआ क्या कि 19011 में एनलमेंट ऑफ डिवीजन ऑफ बंगाल अनाउंसमेंट हुआ, ऑफ डिवीजन ऑफ बंगाल। ठीक है, अनाउंस कर दी। ठीक है, दूसरा क्या हुआ, 19011 और 12 में टर्की की लड़ाई हुई विथ इटली। तो इसमें इंग्लैंड हॉस्टाइल था टर्की के अगेंस्ट। ठीक है, और टर्की को तभी माना जाता था स्वॉर्ड ऑफ इस्लाम। तो सारे इंडियन मुस्लिम एंटी इंग्लिश हो गए। ठीक है, क्योंकि इंग्लैंड सपोर्ट कर रहा था इटली को, टर्की को सपोर्ट नहीं कर रहा था, हॉस्टाइल था टर्की के। ठीक है, इससे माना गया कि क्रिश्चियंस
are coming together to fight against Islam. फिर 1913 में क्या हुआ, सॉरी 1911 में और एक इवेंट होता है। मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो बनने वाली थी अलीगढ़ में, उसके क्राइटेरिया को लेके दिक्कत हो जाता है। एट अलीगढ़, ठीक है, इसके क्राइटेरिया को लेके दिक्कत कर देता है। रिगार्डिंग, अभी बना नहीं है, दिक्कत किया है, इट्स क्राइटेरिया, ठीक है। तो इससे क्या होता है ना, इट लेट्स टू estrangement of Muslim with the Britishers. Of Muslims with Britishers, ठीक है। तो मुस्लिम सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, ठीक है। मुस्लिम्स इसके बाद गुस्सा हो जाते हैं, ठीक है। और ये जो वॉर है ना, ये एक्सटेंड हो जाता है बाल्कन वॉर में, ठीक है। 1912-13, इसमें भी क्रिश्चियंस आर सीन एज अगेंस्ट इस्लाम। ये सारी घटना इंडिया के बाहर की है, बस आपको बताने के लिए कि एनलमेंट ऑफ डिवीजन ऑफ बंगाल हो जाता है, ठीक है। अनाउंस कर दिया जाता है कि डिवीजन ऑफ बंगाल नहीं होगा, ठीक है। और इसके बाद वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है, तो आप जानते ही हो, ठीक है। क्या कांग्रेस खुश हुई? कांग्रेस कैसे खुश होगी? यहां पर एगो लड्डू थमा दिया गया इन लोग के हाथ में, 13 जनरल इलेक्ट्रोड से वोटिंग मिलेगा, तो 13 की लड़ाई हो रही है 69 के साथ, 69 के साथ। तो इसमें कांग्रेस खुश होगा? नहीं होगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि लखनऊ पैक्ट होता है, ठीक है। कांग्रेस और लीग साथ साथ आती है और लखनऊ पैक्ट होता है। लखनऊ पैक्ट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है आपका किसने? कैन यू टेल मी हु प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन लखनऊ पैक्ट बिटवीन कांग्रेस एंड लीग? महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी का भी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रोल है दो लोगों का, ठीक है। अम्बेडकर। नहीं, जिन्ना एंड एस.एन. बनर्जी, ये दोनों लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, ठीक है, लीग और कांग्रेस के बीच पैक्ट कराने में। मोहम्मद अली जिन्ना जो थे ना, वो प्रो नेशनलिस्ट थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के पहले तक, ठीक है। प्रो इंडिया थे, डिवाइडेड इंडिया में विश्वास नहीं करते थे, दारू पीते थे, पोर्क खाते थे, हैमबर्गर खाते थे ये बाहर विदेश में, ठीक है। इनको कोई लेना देना नहीं था इस्लाम से, ठीक है। इस आदमी का इस्लामाइजेशन जिस आदमी ने किया है, उसको इंडिया में बहुत लोग गाना गाता है उसका, पर उन लोग को पता ही नहीं है। आलमा इकबाल, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसी आदमी ने लिखा है, ठीक है। इस आदमी ने इसको जाकर के मुस्लिम पूरा डिवाइड एंड रूल वाले में काम किया। ही इज द आइडियोलॉग फादर ऑफ पाकिस्तान, जो हम लोग बोलते हैं ना सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसी आदमी ने लिखा है, और बाद में यही आदमी पाकिस्तान बनवाता है, ठीक है। तो आप समझो कि हमें जो घुट्टी पिलाई जाती है, उस घुट्टी में क्या क्या जहर मिला है,
ये इंसान बोलता है सारे जहां से अच्छा, हम लोग आज भी रटते हैं, पर ही इज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। इस आदमी को कोई लेना देना नहीं था, ठीक है। ये तो आराम से सिगार फूकते थे, मस्त शेरी पीते थे, हैमबर्गर खाते थे, इनको कोई लेना देना नहीं था। ये रिटायरमेंट लेके लंदन में बस गए थे। इनको पता चल गया था कि इंडियन मुस्लिम और जनरल इंडियन पब्लिक जो है ना, इसको कोई समझदारी नहीं है, निकल लो, ठीक है। तो इसी आदमी ने पैक्ट करवाया था, मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। इसके बाद जो आप पढ़िएगा वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसको मोंटे क्लेमेंसफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इंडिया एक्ट 1919। इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर अदर रिलीजन भी आ गया, ठीक है। और डायआर्की आई, कंसेप्ट ऑफ डायआर्की आया। डायआर्की का मतलब था स्टेट सब्जेक्ट अलग होगा और सेंट्रल सब्जेक्ट अलग होगा, और जो ऐसा सब्जेक्ट होगा जो लिखा नहीं है वो आपका रिजर्व लिस्ट इन फ्यूचर बन जाता है, उसके ऊपर सेंटर का डोमिनेंस होता है। तो डायआर्की और सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर नॉन मुस्लिम्स इसी में आता है, यही आपका क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्लास में इसी को डिस्कस किया जाएगा, ठीक है, जब मैं आता हूं। पर आप पढ़ाई चालू रखिए, मैंने सारा चीज डिटेल में बता दिया है, नोट्स आपको मिल चुका है, एनसीईआरटी आपके पास है। आप सारे सब्जेक्ट को पढ़ते रहिए। जब मैं आऊंगा आज से 10 दिन के बाद, 10वें दिन आपसे जब मैं मिलूंगा, तो विल टेक फ्रॉम देयर, विद इन 3 days विल कंप्लीट ऑल हिस्ट्री, ठीक है। 1919 तक पहुंच गए हैं, ठीक है, ऑल हिस्ट्री। अब गांधीयन मूवमेंट भी साथ में चलेगा आपका, गांधीयन मूवमेंट। और देखो 1919 में रिफॉर्म आने के बाद क्या हुआ, 1914 में क्या होता है, वर्ल्ड वॉर आपका स्टार्ट हो जाता है। तो कांग्रेस पूरे तन मन धन के साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ है, ठीक है। कांग्रेस यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कोई गेम नहीं खेल रही है, वो पूरे तन मन और धन के साथ ब्रिटिशर्स के साथ है वर्ल्ड वॉर 1 में, ठीक है। उसका मानना है कि हम लोग अपने डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है। तो वी आर ऑन द साइड ऑफ डेमोक्रेसी। और इसके बाद से ही गांधीयन मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। उसके बाद जो आपका आता है, किस कब आता है बताइए, 34 या 35? मुझे पता भी नहीं है, 35. 1935. ठीक है। उसके बाद आपका प्रोक्लेमेशन ऑफ फ्रीडम कब आता है, सब पढ़ाया हूं मैंने पहले भी, ठीक है। फ्रीडम ऑफ इंडिया जब होता है 1947 तक, 1947. आपको सारा चीज करा दिया जाएगा, ठीक है। बस यही रिमेनिंग है, और गांधीयन मूवमेंट रिमेनिंग है। सो विद दिस आई कंक्लूड क्लास ऑफ टुडे। आई वोंट बी टेकिंग माय लैपटॉप, अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपके साथ टच में नहीं रहूंगा, ठीक है, क्योंकि बहुत भागा दौड़ी होता है और लैपटॉप ले जाओ तो सर दर्द हो जाता है अलग, ठीक है। तो वंस आई एम बैक विल बिगिन द क्लास, ठीक है। किसी को कोई ग्रीवांसेस हो तो बोल सकता है। भाई देखो, क्रैश कोर्स है, कम टाइम मिला है, हम लोग ने अपना बेस्ट दिया, आप भी अपना बेस्ट दो, सबका होगा, ठीक है। कितना सीट है आप लोग का टोटल? 140 सीट है ना? टोटल कितना सीट है? अरे भाई, टोटल सीट भी नहीं है। 140. हाँ, 140. तो आपके लिए कितना सीट है? उसमें से 20% हटा दीजिए ना. क्या 20% क्या है? 20% रिजर्वेशन में नहीं है. एक बात बोले, तुम लोग कोई नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा है और आसाम के बच्चा लोग को भी कंफ्यूज किया। 20 आउट है उसमें. आपके पास लगभग 120 सीट है, दिस मच, 120. ठीक है। 140 का 20% होता है क्या? 20 नहीं होता है ना?
तो आप लोग नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा है, साफ बात है। और आसाम के बच्चा कोई फॉर्म नहीं भरने दिया, पीआरसी का कहानी सुना करके। 14 सीट्स ओपन कैटेगरी था, ठीक है। उसके बाद रिजर्व कैटेगरी जो है नेचुरली हैंडीकैप्ड और ये सब है, वो उसका भी 5-6 सीट है, ठीक है। और आप लोग में से बहुत लोग ने आसाम के बच्चों को बोला नहीं हमारे यहाँ परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट लगेगा, उन लोगों ने भी फॉर्म नहीं भरा। एक तो वो लोग गधा, आप लोग से पूछा, नोटिफिकेशन पढ़ के मैं बोला हूं कि फॉर्म भरो, नोटिफिकेशन आप लोग भी नहीं पढ़ते। नोटिफिकेशन हमेशा पढ़िए, आप गवर्नमेंट ऑफिसर बनेंगे तो क्या फाइल नहीं पढ़ेंगे? सर मुझे लगा रात में सपने में मडोना आई, कीर्ति सेनन आई, वो बता के चली गई। हमेशा, मैं किसी इंडिविजुअल को नहीं बोल रहा हूं, हमेशा नोटिफिकेशन पढ़ो, 3 बार पढ़ो, ठीक है। तो कितने लोगों का सिलेक्शन होगा प्रीलिम्स के लिए, ये बताइए मुझे। नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, इसका मतलब आप लोग नोटिफिकेशन नहीं पढ़। हाँ, कितना? 1:10. 1:12 होगा ना सर? 1:12 है, जो बोला शाबाश, ठीक है। तो टोटल आपका 1500 का लगभग सिलेक्शन हो रहा है टोटल, इतना मान के चल रहा हूं मैं, ठीक है। ऑलमोस्ट 1440, इतने लोग आप लोग मेंस लिखोगे। मेंस मैं आपको लिख के बोलता हूँ, आप लोग सारों का हो रहा है। अगर अभी तक जो जो टेम्पो मेंटेन किया है ना, लास्ट तक मेंटेन करोगे ना, सबका होगा, एक एक्सेप्शन नहीं होगा। ऑल ऑफ यू attending this class today, 22 were attending, all of you will be writing mains. Just don't lose your hope. लास्ट मोमेंट, अब करो या मरो है। मैं आज आपको 4-5 क्वेश्चन सेट भेज देता हूं, ठीक है, सारा देख लो, एकदम मत छोड़ो, मैं लिख के देता हूं, आपका सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है। मैं जो जो क्वेश्चन सेट दूंगा देख लेना, उससे रिलेटेड देख लेना। अब पूछा हुआ है क्वेश्चन सेट में, व्हाट इज द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ युगांडा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप तंजानिया का मत देखो, ठीक है। हु इज रूलर ऑफ पाकिस्तान पूछा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप चाइना नहीं देखोगे, बांग्लादेश नहीं देखोगे, श्रीलंका नहीं देखोगे। आपसे पूछा है ओरिजिन ऑफ गंगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप गंगा, यमुना, गोदावरी, महानदी, कृष्णा नहीं देखोगे, जो मेजर रिवर्स है सबका देखोगे, राइट। तो सिंपल सा बात है, मैं आज आपको लिस्ट भेज दूंगा। साइंस एंड टेक में ही एक क्वेश्चन, एक चीज है जो रिपीटेड होगा, जो जनरल साइंस है ना, वो 100% रिपीटेड होगा, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं पूछेंगे आपसे। अगर पूछेंगे तो 10 में 8 आपका रिपीटेड रहेगा, साइंस, जनरल साइंस, टेक्नोलॉजी नहीं पूछता आप में, जनरल साइंस, तो 8 रिपीटेड रहेगा। उसका आंसर देखो, क्वेश्चन देखो, वही आएगा, चला गया। ठीक है। सो विद दिस आई कंक्लूड माई क्लास टुडे, थैंक यू ऑल ऑफ यू, ठीक है। और सारा आज टोटल 4 या 5 वीडियो हो गया, जो नहीं डाला हूं डाल दूंगा, ठीक है। एनीथिंग एल्स यू गाइस वांट टू से टू मी? No, sir. Safe journey, sir. अरे हैप्पी जर्नी, हाँ, सिर्फ सर सेफ। बीच बीच में हाँ। मौका मिले तो सर करंट अफेयर शेयर कर देना सर। मैं लैपटॉप लेके नहीं जा रहा हूँ, एक्चुअली क्या हुआ है ना, और एक बार मेरा सफर में एक इलेक्ट्रॉनिक्स चोरी हो गया था आज से पहले, तो मैं थोड़ा सा फोबिक हूँ। कोशिश करूंगा मैं जरूर, ठीक है, कुछ ना कुछ मैं कहूंगा सबको शेयर करने के लिए, ठीक है। पर कोई नहीं, ओके सर। मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है। चलो, ठीक, टेक केयर, बाय।